अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं इरफान खान। जैसे कि आपको मैंने सुबह में बताया था कि जो वीडियो है मैं डिटेल्स की अपलोड करने वाला हूँ, चूँकि जाहिरात अपलोड होना शुरू हो चुकी है और ये प्रोसेस का इंतजार हमको पिछले 1 साल से था। नियर अबाउट फरवरी में 1 साल हो जाएगा। ये सबसे लास्ट स्टेप है। इसके बाद जो है ये स्टेप के बाद अगला जो टप्पा रहेगा वो सीधे आपके अपॉइंटमेंट का ही रहेगा और इसी का इंतजार हमको बेसब्री से था। जितने मीडियम के जो भी मीडियम के मेरा वीडियो देखते होंगे, मेरे सब्सक्राइबर होंगे, उन सब के लिए ये वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मैं एकदम सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको करना क्या है। जाहिरात जो आई है ये अपलोड होना शुरू हुई है, जिसमें अलग अलग तरह की जाहिरात जो है अपलोड होती है पवित्र पोर्टल में, पहली से 12वीं तक, जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की। अगर जो मेरे चैनल पर नए हैं तो वो हमारे इंस्टाग्राम के जो अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम रील्स अपलोड करते हैं, शॉर्ट बट स्वीट वाले, यानी कि जैसे हम यूट्यूब शॉर्ट्स में अपलोड करते हैं वैसे ही। आपको स्क्रीन पर मैं हमारे अकाउंट का नाम भी बताऊंगा और उसका लोगो भी बताऊंगा। आप ज़रूर उस अकाउंट को भी फॉलो कीजिए ताकि आपका वहाँ पर भी फ़ायदा हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जितने मीडियम के, अगर मराठी मीडियम वाले भी मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनके लिए भी ये है, और हर मीडियम के जितने जो भी है सबको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो टप्पो की, किस तरीके से सब जो पहली फुर्सत में आपको क्या करना है कि जो ऐड है, एडवर्टाइजमेंट है, इसको जो है पूरे अपलोड होने देना है। ये पहली चीज़। यहाँ जो है गड़बड़ और यहाँ जो चीज़ें हैं, जो एक्साइटमेंट है, उसको ओवर एक्साइट करना नहीं है हमको, और पैनिक भी ज़्यादा होना नहीं है। सबसे पहली चीज़, ठीक है, ओके। पैनिक भी होना नहीं है, ये अपलोड होने देना है। इसमें जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका और खाजगी संस्था, ये जो है इतने टाइप की जगह अपलोड होंगे जहाँ पर पहली से 12वीं जो है कि वैकेंसीज अपलोड होगी। अब मैं डीपली आपको एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशन में समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर हर मीडियम वाले के लिए। सबसे पहले हर किसी के लिए ये टप्पे होते हैं जिसमें 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10, 11, 12 इतनी जगह जो है अपलोड होंगी उस जो है पवित्र पोर्टल पर। अब इसमें कोई इस फेस में एलिजिबल होगा या फिर इसमें या फिर इन दोनों में, एक तो वो 1 से 5 होगा, 6 से 8 होगा, या फिर 1 to 8 होगा और दोनों TET या CTET XYZ जो भी होगा वो, या फिर कोई ऐसा होगा जो सिर्फ 9, 10 के लिए एलिजिबल है और जो ऐसा है जो ओनली 11, 12 के लिए, या कोई कैंडिडेट, बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो 1 to 12 के लिए एलिजिबल होते हैं। अब इस एडवर्टाइजमेंट में जो आपको दिखेगा वो सामने जो रहेगा वो एडवर्टाइजमेंट में जगह की जो है तफसील रहेंगी, यानी कि उसकी डिटेल्स रहेंगी। अब हम जहां पर एलिजिबल है उस लेवल के हमको जो है एडवर्टाइजमेंट आते हैं। अगर जगह कोई 1 to 5 के लिए है तो उसको 6 to 8 की वहां वैकेंसी उस वक्त जब प्रेफरेंसेस लॉक करने का टाइम आएगा जब ये नहीं दिखेंगी। भले यहाँ एडवर्टाइजमेंट में 1 से 12 की आपको दिखेगी, लेकिन आपके जो लॉगिन पर प्रेफरेंसेस आएंगे, प्राधान्य क्रम जब आएंगे आपको, तो वो अगर आप पहला पेपर है TET का और ओनली DED है तो सिर्फ आपको 1 से 5 के दिखेंगे। दूसरा पेपर है और प्लस ग्रॅज्युएशन है तो आपको जो प्रेफरन्सेस दिखेंगे, म्हणजे तुम्हाला जे प्राधान्यक्रम जे दिसणार ते तुमच्या त्या क्वालिफिकेशन आणि TETच्या बेसिसवर 1 to 8, म्हणजेच 1 से 5 वाल्याला जे फक्त 1 से 5 साठी एलिजिबल आहे त्याला 6 से 8चे प्रेफरन्सेस प्राधान्यक्रम दिसणार नाही आणि 6 से 8 वाल्याला 1 से 5चे प्राधान्यक्रम दिसणार नाही जर ते पहिली TET पास नसेल तर। फक्त TET 2 किंवा CTET 2 पास आहे आणि ग्रॅज्युएशन आहे, सोबत DED आहे आणि TET 1 नाही, म्हणजे त्याला फक्त 6 से 8चे दिसणार। आता तुमच्यापैकी बरेचपैकी असे विद्यार्थी आहेत जे 1 to 12 साठी पण म्हणजे पात्र असणार आहे, म्हणजे त्यांचा DED पण असेल, त्यांचा BED पण असेल आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन वगैरे सोबत TET 1 and 2 पण असेल। म्हणजे हा जे विद्यार्थी आहे DED, BED, पोस्ट ग्रॅज्युएशन प्लस TET 1, TET 2, CTET 1, CTET 2 XYZ हे 1 से 12 साठी पात्र असणार आहे। अब सबसे पहले हमको करना क्या है, यहाँ पर इस एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहली चीज़ जहाँ पर हम 1 to 5 की वैकेंसी है एक यहाँ पर और 6 से 8 की है, पहले ये 2 टप्पे। अब इन दोनों में हम एलिजिबल है, मान लेंगे हम, ऐसा समझ लो कि एक कैंडिडेट है जो दोनों के लिए ये एलिजिबल है, 1 to 5 के भी लिए है और 6 to 8 के भी लिए है, दोनों TET के साथ में। अब उसको जो एडवर्टाइजमेंट में क्या करना है, अभी जो एडवर्टाइजमेंट की PDF दिख रही है, क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, स्क्रीन नहीं है, इसलिए मैं आपको ओरली यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। 1 to 5 और 6 to 8 की जितनी भी वैकेंसी आ रही है, उर्दू मीडियम वाले बार बार एक चीज़ बोल रहे हैं कि सर दिख नहीं रही, अपलोडिंग चालू है, 100% अपलोडिंग हो के बाद हर मीडियम की दिखेगी। ये हर मीडियम की बात बता रहा हूँ मैं, अभी का जो समझा रहा हूँ मैं ये हर मीडियम के लिए समझा रहा हूँ, उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, बंगाली, तेलुगु मीडियम, जितने की भी वैकेंसी आएंगी सबके लिए, जिसके लिए आप समझो ये दोनों के लिए एलिजिबल है। आपको पता है आप TET 1 और 2 है और ग्रैजुएशन प्लस DED है, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है उस एडवर्टाइजमेंट में डिस्ट्रिक्ट वाइज A से शुरू होती है, जो जाहिरात आती है उसमें A से शुरू होती है, तो A वाले डिस्ट्रिक्ट, B वाले वगैरह ऐसा Z तक, यवतमाल तक वो जाता है। यहाँ पर क्या करना है आपको, इन PDF जब पूरी आ जाएंगी तो डाउनलोड होती है वो, है ना, हमारे मोबाइल में उसको डाउनलोड कर लेने का। और सबसे पहली चीज़ हमारी जो कैटेगरी है, मेन कैटेगरी, हमारी जो मेन कैटेगरी है वो यानी कास्ट एंड सब कास्ट जो है,
कैटेगरी और सबकास्ट, यानी कि आप जैसा कि मिसाल के तौर पर कोई बंदा ओबीसी में है और ओबीसी में से वो जैसा कि प्रकल्पग्रस्त है, तो वो क्या करना चाहिए, ये मिसाल ओबीसी की दिया मैंने, हर कास्ट की बात बता रहा हूँ मैं, आपकी कास्ट की और आपके सब कास्ट की। अगर कोई ऐसा है जो प्योर ओबीसी है, यानी कि पुरुष है, वो ओबीसी है और वो पुरुष है और उसको कोई भी बीच का जो है लागू नहीं है आरक्षण, यानी कि समांतर, वो प्योर ओबीसी है तो उसको समांतर आरक्षण यहाँ है जो डब्बा आएगा आखिरी में, वो वाला जो बॉक्स रहेगा उसमें उसकी जगह रहेंगे। अगर कोई महिला है, ओबीसी महिला है, तो उसको ओबीसी प्लस जो है महिला के वैकेंसीज, ये सबको अपने अपने कास्ट और सबकास्ट के हिसाब से हर जिले की वैकेंसीज को एक कोरे पेज पर जो है सॉर्ट आउट करो, एक ब्लैंक पेज पर सॉर्ट आउट करो। मिसाल के तौर पर कैसा कि भाई ए से शुरू हो रहा है, भाई उसको उसकी A4 जो है अहमदनगर की बात करेंगे हम, तो यहाँ ए से शुरू हो रहा है तो उस जिले में अहमदनगर में उसके कितने वैकेंसीज है उसके मीडियम के, उसके मीडियम में मिसाल के तौर पर वो एक जनरल है, ओपन कैंडिडेट है, ठीक है, मराठी मीडियम है, उर्दू मीडियम है, जो भी है जनरल है, तो समांतर आरक्षण निहाय जो बॉक्स आता है लास्ट का, जिसमें कोई भी समांतर आरक्षण नहीं होते हुए जो प्योर की जगह होती है, यानी प्योर ओपन की, तो इस बॉक्स को यहाँ जैसा कि हमको वहां पर देखना है और अपने पेपर पर जैसा जिले का नाम और यहाँ पर अपनी कितनी वैकेंसीज है वो, ठीक है। ये टाइम पास नहीं बल्कि ये रियल एक्चुअल एनालिसिस रहेगा। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो ऐसा जरूर करो, ठीक है। उसके बाद में ऐसे ही सेम कोई भी अगर कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी का है, अगर वो महिला आती है तो उसके महिला के उसके कास्ट में, यानी कि मिसाल के तौर पर ईडब्ल्यूएस महिला, ईडब्ल्यूएस है और वो महिला है, तो पहला कॉलम ही महिला का रहता 30% का है ना, तो उसके ईडब्ल्यूएस महिला के कितने वैकेंसीज आए पूरे जिलों में, वो एक सॉर्ट आउट करते हुए ए से लेके तो जेड तक जितने डिस्ट्रिक्ट है उतने डिस्ट्रिक्ट में निकाल दो। जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका और अगर मराठी मीडियम है तो वो खाजगी के भी आते हैं। अब ये जो चीजें हैं ये सॉर्ट आउट करने के बाद क्या पता चलेगा, इसके बाद में ये फर्स्ट टू 5 और 6 to 8 की मैंने शुरुआत में इसलिए बात करा क्योंकि यहाँ टीईटी लागू होता है। अब इसके बाद ऐसे कैंडिडेट्स जो 9 to 12 के लिए 12th के लिए एलिजिबल है, ओनली 9 से 12 के लिए जो ओनली एलिजिबल है वो क्या करेंगे। अब ये जो 6 to 8 है, 6 to 8 वाले, अगर फर्स्ट टू 5 और 6 to 8 का एक पॉइंट बोलना भूल गया मैं, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज भी सॉर्ट आउट करना है, याद रखो 6 to 8 में आपको सब्जेक्ट वाइज, ये सबसे मेन है, फर्स्ट टू 5 तो कॉमन रहेंगी, 6 to 8 सब्जेक्ट वाइज। मिसाल के तौर पर अगर आपका ग्रेजुएशन में उर्दू हुआ है, ग्रेजुएशन में मराठी हुआ है, ग्रेजुएशन में इंग्लिश हुआ है, ग्रेजुएशन में सोशल साइंस हुआ है, तो ये सबकी वैकेंसीज को आपको गौर से देखना है कि वो वैकेंसी किस जो है फैकल्टी के है, किस बोलेंगे स्ट्रीम वाले के लिए है, यानी कि अगर वो भाषा एक उर्दू वाले के लिए है तो वो उसकी जगह अगर आप उसमें एलिजिबल है तो जो टीईटी आपके पास है, जैसा कि सोशल साइंस की टीईटी 2 अगर आपके पास है तो आपको भाषा और सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट लागू होते हैं, तो इनको अलग कर देना है, ठीक है। इसके बाद में अगर आपका भाषा मराठी मीडियम वालों को, तो इसको सॉर्ट आउट करके 6 से 8 के कॉलम में कौन से जिले में कितनी आई है वो अलग करना है, इंग्लिश वाले के भी लिए ऐसी ही। अब इसके अलावा जो साइंस वाले होते हैं, साइंस वाले भी सेम यही प्रोसेस करेंगे 6 से 8 पर, वो अगर एलिजिबल सब्जेक्ट है उनके टीईटी 2 विद साइंस एंड मैथ्स है, अगर वो टीईटी 2 विद सोशल साइंस है और वो साइंस वाला बंदा है तो वो यहाँ पर इनवैलिड करा दिया जाएगा इस बारी में, ठीक है। अब 6 से 8 में उसके साइंस के भी उसको वैसे ही सॉर्ट आउट करने हैं वैकेंसीज, ठीक है, वो जिस तरीके से एलिजिबल होगा वहाँ। अब बात आती है सिर्फ 9 से 12 के लिए, जो यानी ओनली 9 to 12। अब यहाँ पर मराठी मीडियम वाले ही ज़्यादातर एलिजिबल होते हैं क्योंकि खाजगी के इनके वैकेंसीज आते आता 9 ते 12साठी तुम्हाला सर्वात पहिले एकच काम करायचं आहे की जे जर आपण 9 ते 10 याच वर्गासाठी आपण पात्र असणार आहे या जाहिरातीमध्ये, तर 9 ते 12 मध्ये जर आपला म्हणजे BSc असेल, आपला BA असेल, MSc वगैरह जे काही BA BSc BCom वगैरे जे काही सब्जेक्ट तुमचे ग्रॅज्युएशनचे असणार आहे, या 9 ते 10 साठी आपल्याला प्रेफरन्सेस येणार आपल्या सब्जेक्टनुसार, म्हणजे आपल्या फॅकल्टीनुसार। BSc वाल्यांना जे BSc विथ म्हणजे बायो, फिजिक्स अँड मॅथ्स किंवा केमिस्ट्री, फिजिक्स अँड मॅथ्स हे आहे, यांना सायन्सचे आणि मॅथ्स जर सब्जेक्ट त्यांचा म्हणजे कंटिन्यू असेल, BSc फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड, आणि स्पेशलायझेशन जर त्यांचा झालेला असेल मॅथ्समध्ये तर त्यांना मॅथ्सचे वॅकन्सी दिसतील, किंवा स्पेशलायझेशन त्यांचं जर बायोमध्ये किंवा केमिस्ट्रीमध्ये, झुलॉजीमध्ये वगैरे वगैरे जर झालं असेल, बॉटनी वगैरेमध्ये, तर त्यांना सायन्सची जागा दिसणार, ठीक आहे। आणि यात 6 ते 8 मध्ये तुम्हाला तुमच्या सब्जेक्टनुसार सेम प्रोसेसमध्ये यावर्षी पण तुम्हाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लावलेलं आहे, 6 ते 8 या वॅकन्सीजमध्ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सायन्समध्ये पण लावलेला आहे। म्हणून तुम्हाला सर्वात पहिले आपण कोणत्या पोस्टसाठी एलिजिबल म्हणजे पात्र आहोत हे आपल्याला समजलं पाहिजे, कारण आपले BScचे सब्जेक्ट कोणते किंवा BAचे सब्जेक्ट कोणते होते आणि B.Ed प्लस कोणत्या आपल्या सब्जेक्टनुसार झालेले आहे, BCom वगैरे जे काही आहे, तर यामध्ये तुम्हाला सर्वात पहिले 9 ते 10चे जेवढे जागा येणार आहे फ्रॉम A to Z, पहिल्या जिल्ह्यापासून तर 36व्या जिल्ह्यापर्यंत आपल्याला टोटल जे ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे ते ॲनालायसिस करायची आहे। त्यामध्ये आपल्याला जिल्हा परिषद, नगरपालिका, मनपा, कटक मंडळ आणि खाजगी या प्रकारचे तुम्हाला मराठी मीडियमसाठी, मराठी माध्यमसाठी जागा दिसणार आहे। सर्वात पहिले आपण सॉर्ट आउट करत बसलो तर सर्वात पहिले आपल्याला जिल्हा परिषदेची सॉर्ट आउट करायची 9 ते 10ची किंवा 9 ते 12ची। सेम प्रोसेस 11-12 साठी पण आहे, नगरपालिका, नंतर महानगरपालिका, नंतर कटक मंडळ आणि खाजगी। या खाजगीमध्ये 2 प्रकारची जागा असतात, एक असते विथ इंटरव्ह्यू आणि एक असते विदाऊट इंटरव्ह्यू। यापूर्वी पण मी
बऱ्याचपैकी व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे तुम्हाला. याचा अर्थ म्हणजे विथ इंटरव्ह्यू म्हणजे तुम्हाला टॅटमध्ये कितीही मार्क असो, त्यांनी घेतलेल्या जे डेमो असते त्या 30 मार्कमधून तुम्हाला किती मार्क म्हणजे मिळाले यावर डिपेंड करते तुमचा सिलेक्शन. तर माझा असा म्हणजे तुम्हाला असा मी असं सांगू इच्छितो की तुम्हाला विदाऊट इंटरव्ह्यू जे असते जागा खाजगीचेच असतात, पण विदाऊट असते, म्हणजेच तुमच्या टॅटच्या मार्क्सवर तुमचा सिलेक्शन होते विदाऊट इंटरव्ह्यूमध्ये खाजगीमध्ये. ठीक आहे. ते रयत शिक्षण संस्था वगैरे वगैरे जे कोणीही विदाऊट इंटरव्ह्यूचे अपलोड करणार आहे त्यांना ते म्हणजे त्यांच्यानुसार त्यांच्या सोयीनुसार ते विथ इंटरव्ह्यू आणि विदाऊट इंटरव्ह्यू खाजगीवाले अपलोड करत असतात. आता प्राधान्य कोणाला द्यायचं? प्राधान्य सर्वप्रथम आपल्याला जिल्हा परिषदेला द्यायचा आहे. जिल्हा परिषदेची नसली तर नगरपालिका, मनपा आणि नंतर खाजगीमध्ये विदाऊट इंटरव्ह्यूवाले जे 9 ते 12साठी फक्त 9 ते 12साठी पास असणाऱ्यांना मी सांगायलो की विदाऊट इंटरव्यूवाल्यांना म्हणजे याच्या पूर्वी विथ इंटरव्यूवाल्याला तुम्ही टाका एकदम शेवटी. ठीक है. अब हम देखेंगे कि जो 1 से 12 के लिए पूरे पोस्ट के लिए जो पात्र है वो क्या करेगा. अब बात आ जाती है, मैंने यहाँ पर पूरा समझाकर बता दिया आपको, हिंदी मीडियम हो कि इंग्लिश मीडियम हो कोई भी हो, आप अगर 1st to 12th के लिए पात्र है और आपके लॉगिन पर अब उसने लॉगिन, ये कोई बच्चे का एक का लॉगिन है और यहाँ उसको प्रेफरेंसेस आ गए. ठीक है. कोई भी एक उर्दू मीडियम का मराठी मीडियम का एक बच्चा है, उसको यहाँ प्रेफरेंसेस आ गए और उस प्रेफरेंसेस में लिखा हुआ है यहाँ पर 1 2 3 ऐसा 30 तक उसको एडवर्टाइजमेंट दिखे. एक मिसाल के तौर पर उसकी कैटेगरी है EWS XYZ जो भी है, EWS है, OBC है, जो भी मिसाल के तौर पे. तो यहाँ चेक बॉक्सेस होंगे. देखो यहाँ एक के सामने चेक बॉक्स होगा या एक उसके अंदर होगा चेक बॉक्स की, ऐसे 30 तक होंगे. इसको एक हमने मिसाल पकड़े कि 30 प्रेफरेंसेस आए और ये बंदा पहली से 12वीं के लिए पात्र है. अब सबसे मेन चीज़, क्योंकि आपका DED भी है, BEd भी है, दोनों TET है और आप प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन है, इसलिए आप उन सब्जेक्ट के हिसाब से जो है पात्र है. अगर आपको अच्छे मार्क है और आप पहली से 12वीं के लिए उर्दू मीडियम वाले भी है, आपको पहली से 12वीं के प्रेफरेंसेस आ गए आपके लॉगिन पे. मिसाल के तौर पे आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर और आपको विदाउट इंटरव्यू भी आए और आपका एम है कि आप जूनियर कॉलेज पर पढ़ाना चाहते हैं, अगर जिला परिषद की, नगरपालिका की, मनपा की दिखी, ये सिर्फ मेरा सजेशन है, इसको मानना नहीं मानना ये आपके रिस्क पर है, क्योंकि बाद में ब्लेम करने वाली जो चीज़ आती है वो हम लोग पर आती है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. अगर आप पहली से 12वीं के लिए पात्र है, आपको बहुत से ऑप्शंस दिख रहे हैं जिसमें 1st to 5th भी है, 6 to 8 भी है, 9, 10 और 11, 12 भी है. अब आप अगर सही में उसमें रखते हैं इंटरेस्ट और आपका वाकई में उसमें परफेक्शन है, तो मेरी नज़र में 1st to 5th और 6 to 8 से लाख गुना बेहतर 9 to 12 है. स्पेशली अगर आप 11, 12 पर ऐसा है कि भाई 135 मार्क है आपको, मिसाल के तौर पर ये इतने मार्क है कि मतलब बड़ी बड़ी मेरिट क्रॉस कर सकते हैं उस पवित्र पोर्टल में. तो 11, 12 मेरी नज़र में अब यह चेक बॉक्सेस में 1st to 5th के भी रहेंगे, 6 to 8 के भी रहेंगे. मिसाल के तौर पे आपको 1st to 5th के 10 आ गए, 6 to 8 के 10 आ गए, 9 to 10 के 5 और 11, 12 के 5 आ गए, जिसमें जिला परिषद और गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों शामिल है विदाउट इंटरव्यू. तो मेरा ऐसा कहना है कि अगर आप हायर एजुकेशन है आपका और आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो मेरी नज़र में पहले नंबर पर प्रेफरेंसेस लॉक करते टाइम में 11, 12 को देना चाहिए. 11, 12 को अगर आपका उसमें दिलचस्पी नहीं है तो बिल्कुल भी मत दो उसको, भले ही वहाँ से आउट कर दो उस प्रेफरेंस को. ठीक है. आपको आउट करने का भी अधिकार है उसमें. ठीक है. या फिर आपका परफेक्शन 9 to 10 पे आपका हायर एजुकेशन हो चुका है, तो मेरी नज़र में ये 1st to 8 से इसका जो स्लैब है ये अच्छा खासा बड़ा होता है. ठीक है. एक 1 to 5 वालों के लिए भी मैं बहुत जो है साफ बात क्लियर करने वाला हूँ आगे, जो उनके फायदे की है 1st to 5th वाले. ठीक है. 1st to 8 के मुकाबले में 9 to 12 में आपका 9 to 10 में परफेक्शन है, आपका BSc मैथ्स से है, आपको प्रेफरेंसेस आ गए, गवर्नमेंट की स्कूल है, विदाउट इंटरव्यू की स्कूल है, खाजगी की, मराठी मीडियम वालों के लिए तो खाजगी की आती है, उर्दू के लिए मुश्किल है. ठीक है. तो 9 to 12 है, गवर्नमेंट दिख रही है, तो मेरी नज़र में आपको 9 to 10th से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो फ़र्क होता है, सीधी बात, जो पेमेंट्स का फ़र्क होता है वो अच्छा खासा होता है 1st to 5th में, 1st to 8 में और 9 to 10th में. तो ये फ़र्क जो है, अब हम इस उम्र में लग रहे हैं, जॉब पर लग रहे हैं, जहाँ पर जो है अच्छा खासा हमको सब्र और इंतज़ार करना पड़ा था. तो उस सब्र का हल यही है कि हम सीधे से एक बड़ी स्टेप पर चले जाएं. इसमें क्या होगा, अगर आप शुरुआत करते हैं 11, 12 से, तो वो आपको प्रेफर करेंगे 11, 12 पे ही पहले, फिर 9, 10 पर, फिर 6, 8 पर और फिर 1 to 5 पर. ये अगर तरतीब कोई ऐसा स्टूडेंट है जो वाकई में दिलचस्पी रखता है लेक्चरशिप पर और उसको कॉन्फिडेंस है कि वो 130 पर, 135 पर, BSc पर, BA इंग्लिश पर या BA सोशल साइंस पर अगर वो लग सकता है, BA भाषा पर लग सकता है, MA भाषा पर लग सकता है, तो वो या ऐसे देने में कोई हर्ज नहीं है. लेकिन ये एक ऐसा रिस्क है कि आप 11, 12 पे चले जाएंगे, लेकिन आपका यहाँ पर टीचिंग परफेक्शन नहीं होगा, तो फिर आप नीचे ही बेहतर है. ये अपने दिल में सोच कर और राय मशवरा करके करो, क्योंकि इंसान ऊपर चले जाता है और क्योंकि यहाँ का सिलेबस जो है काफ़ी ज़्यादा लेंदी और टफ होता है, स्टूडेंट का IQ लेवल अच्छा खासा होता है. अगर यहाँ हमको नहीं है, हमारा परफेक्शन, कोई उसमें शर्म की बात नहीं है, 9 to 10 भी बेस्ट है.
9 to 10th भी बेस्ट है और स्केल भी इसका अच्छा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि 1 to 5th और 6 to 8 का स्केल खराब होता है, मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। और आप दोनों टीटी है तो फिर तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन है ही, 130 और 135 पर अगर जूनियर कॉलेज वगैरह में जाना है तो इतने 130 प्लस लगते हैं, एक अंदाजन सब्जेक्ट के हिसाब से लगते हैं। उसमें भी इंग्लिश आ गया, उसमें उर्दू आ गया, उसमें मराठी आ गया, ये हो गए भाषा विषय। उसके बाद में सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद में नागरिक अर्थशास्त्र है, उसके अलावा जो हमारी शहरियत वगैरह, ये तमाम चीज़ें इसमें आ गई है ना। तो ये चीज़ें अगर आपका परफेक्शन है तो आप जरूर जो है 11th 12th को प्रेफर करें, नहीं तो 9 to 10th, और फिर तो 6 से 8 और 1 से 5 है ही अगर आप D.Ed प्लस B.Ed है तो, और साथ में ग्रेजुएशन है तो। ये तरीके से 1st to 12th वाला जो एलिजिबल है उसके लिए मैंने बोला। अब बात करेंगे हम प्रेफरेंसेस देने के लिए ऐसा कैंडिडेट जो ओनली 1st to 5th के लिए एलिजिबल है, 1st to 5th प्लस TET1। आपको सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देखना है, अपनी कैटेगरी देखना है और अपनी सब कैटेगरी देखना है, और उस बॉक्स के अंदर जो है जो भी होगा आपके समांतर आरक्षण यहाँ है, यानी कि आपकी कैटेगरी के प्योर जो जगह आपको कितनी है, ठीक है। जैसा कि एक EWS वाला है और उसको लास्ट के कॉलम में समांतर आरक्षण यहाँ जगह में EWS में उसको दिख रही है यहाँ 10 जगह उर्दू मीडियम वाले को, तो ऐसा सब सॉर्ट आउट करना है और सबसे ज़्यादा जगह जहाँ दिख रही है पहले उस पर नजर डालना है, सबसे ज़्यादा किसी ज़िले में। अब यहाँ पर एक नाद तुमको छोड़ना होगा कि भाई मेरे ज़िले में तो जगह कम है लेकिन मुझे मेरे ज़िले में लगना है। ऐसी चीज़ अगर आप जहानत पकड़ के बैठेंगे तो आपको मुश्किल होगा, क्योंकि ज़िले से बाहर भी जाना पड़े तो जाने की कोशिश कीजिए अगर आपको ZP, नगर पालिका, मनपा वगैरह जो भी मिलता है तो, क्योंकि बेहतरी इसी में है, ज़्यादा सोचने और समझने में और ज़्यादा जो है उसको उलझने से बेहतर है कि आपको कोई एक जिला परिषद की स्कूल मिलती है तो उसमें जाना बेहतरी होगी मेरी नज़र में। अब 1st to 5th के लिए पूरे सॉर्ट आउट कर दिए तुमने यवतमाल तक, Y4 यवतमाल लास्ट में आता है। तुम्हारे जो अराउंड में जितना, मिसाल के तौर पर एक का जिला जो है नांदेड़ है, उसको नांदेड़ ZP में उसकी EWS की वैकेंसी दिख नहीं रही है, ठीक है। तो उसने नांदेड़ के पास के जैसा कि हिंगोली, वाशिम, यवतमाल और लातूर, ये 4 जिले अगर वो पकड़ता है, ये 4 जिले उसको लगकर है और उसको यहाँ कहीं वैकेंसी उसके ज़िले से ज़्यादा दिखती है, तो मेरा ऐसा कहना है कि उस नांदेड़ वाले ने जैसा यवतमाल भी डाला तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये उनके लिए घर आंगन होता है। हिंगोली उनके लिए घर आंगन जैसा है, वाशिम भी सेम है और लातूर भी सेम है, ठीक है। आपको यवतमाल वाला है उसने सेम ऐसे ही करा तो भी वो बेहतर रहेगा। अब जो है अपने करीब से लेकर, मिसाल के तौर पर 1st to 5th के सबसे ज़्यादा जगह उसको उसके कैटेगरी के OBC वाला है, अब वो देख रहा है पूरे एडवर्टाइजमेंट को, उसको सबसे ज़्यादा जगह OBC प्योर के या OBC महिला के दिख रहे हैं परभनी में, ठीक है, परभनी में। लेकिन वो कौन से जिले का है? हिंगोली जिले का है, ठीक है। तो परभनी में सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं तो उसको हिंगोली में नहीं दिख रहे, मतलब उसको एकदम 0 दिख रहे, तो परभनी उसके लिए बेटर रहेगा। अब ये ऐसा करते 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 यानी वो पूरे जिलों को, अपने करीबी जिलों को करते हुए एक हिस्सा आता है कोकण का, ठीक है। और इसमें उर्दू मीडियम की वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है। कोकण पट्टा आता है, जो एक आता है पश्चिम महाराष्ट्र, दूसरा आता है कोकण। कोकण में वैकेंसी उर्दू मीडियम की अच्छी खासी होती है। अब अगर उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे मार्क्स बहुत कम है और इन प्रेफरेंसेस के बेस पर, जैसा कि मुझे जितने मार्क है मेरे से कई ज़्यादा मार्क अगले वाले को है, तो वो जाहिर सी बात है वही प्रेफरेंसेस लॉक करेंगे और मुझे नहीं मिलेंगी। तो ऐसा करते करते अगर एकदम जॉब लेना ही है एनी हाउ तो कोकण भी लेना बेहतर है, क्योंकि यहाँ वैकेंसी ज़्यादा होती है। पश्चिम महाराष्ट्र में तो भी थोड़ी बहुत कम होती है, कोकण में, सातारा सांगली में भी ज़्यादा होती है, कोल्हापुर में भी ज़्यादा होती है, कोकण पट्टी में रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में ज़्यादा वैकेंसीज होती है, ठीक है। वीडियो लेंदी होगा लेकिन कंप्लीट देखो। अब 1st to 5th हो गया, 6 to 8 वाले की बात। 6 to 8 वाले में अब जो प्रेफरेंसेस लॉक जो करेंगे तुम, तो यहाँ एक चेक बॉक्स होगा, ये चेक बॉक्स है 1 2 3 ऐसा, उसको 35 जो है प्रेफरेंसेस आ गए मिसाल के तौर पर किसी को भी, जैसा यहाँ पर 35 चेक बॉक्स है। अगर आपने पहले नंबर पर जिस चेक बॉक्स पे टिक करे वो ऐसा हो जाएगा, और उसका मतलब होगा कि ये जो है प्रेफरेंसेस ये पहले नंबर का है आपका, वहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही करते करते 2 3 4 5 6 7 ऐसा हो जाएंगे, और वो पूरी तरतीब जो है जो आपको पहला होना वो पहले पे जाएगा। ऐसा करते करते ये, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन नहीं है तो वो मैं बता नहीं सकता, सेम यही प्रोसेस के जरिए होगा। यानी कि जो चेकबॉक्स पे आप, मतलब उसने परभनी ZP जिला परिषद परभनी करा तो परभनी जिला परिषद उसका पहले नंबर का प्रेफरेंसेस होगा, लेकिन इससे ज़्यादा अगर अगले वाले को मार्कर उसने वो डाला होगा तो परभनी उसको मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा करते करते वो पूरे 25 जो है जिला परिषद, नगर पालिका और मनपा। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है जिला परिषद में, आप शहर में रहना चाहते हैं, तो आपको नगर पालिका, कोई भी नगर पालिका, मिसाल के तौर पे आपकी नगर पालिका नहीं है, बाजू के शहर की नगर पालिका है, मनपा है, अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें कि भाई मुझे बेहतरी है कि मैं शहर में ही रहूँ, तो आपको वो महानगर पालिका से शुरुआत करनी होगी, ठीक है। और उसके बाद में नगर पालिका और लास्ट में ZP। अगर मेरी राय अगर कोई पूछता है तो मैं उसको बोलूँगा कि भले ही थोड़ा बहुत इंटीरियर मिले, लेकिन ZP प्रेफर करने में अगर आप ऐसे हालात में रह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इंटीरियर भी मिला तो आप उसको जो है एक्सेप्ट कर सकते हो, तो मेरे नज़र में ZP बेहतर है। लेकिन जैसा मैंने बार बार मिसाल दिया, BMC वाले, मुंबई वाले वगैरह, ये लोग जो है ज़्यादा शहरी भागों में रहने वाले लोग हैं, तो इनको, इसके अलावा पुणे के लोग हैं, इसके अलावा नागपुर जैसे इलाकों के लोग हैं, तो इनके लिए महानगर पालिका मेरी नज़र में बेस्ट है, क्योंकि शहर के शहर में पूरी लाइफ निकल जाती है। अब बात आती है 1st to 5th की, 6 to 8 की। 6 to 8 को आपको सब्जेक्ट वाइज देखना है, यहाँ गड़बड़ नहीं करना है।
सब्जेक्ट वाइज में सबसे पहले सेम वही प्रोसेस पूरा देखना है, फिर वो लॉगिन पर आएगा तुम्हारे सब्जेक्ट के हिसाब से प्रेफरेंसेस, और उसके बाद में तुमको देखना है अपना जिला, करीबी जिला, उसके बाद का ऐसा पूरा जो है राउंड करते हुए उस कागज पर आपको तरतीबवार लिखना है। सबसे पहले मेरा जिला नहीं है, उसके बाद का जिला, उसके आगे का, उसके आगे का, ऐसा करते करते लास्ट में हम जो है, बहुत से लोग जो है कोकन लास्ट में करते हैं, लेकिन अगर मेरी बात मानते होंगे एनी हाउ अगर अपने को जॉब होना तो कोकन प्रेफर करना जो है सही रहेगा, क्योंकि यह वैकेंसीज रायगढ़ वगैरह में बहुत ज़्यादा होती है, सिंधुदुर्ग में, सांगली में, सातारा में भी, सॉरी रायगढ़, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में, तीनों में भी जो है जगह ज़्यादा होती है, और इधर पश्चिम महाराष्ट्र में सातारा, सांगली में भी उर्दू मीडियम की अच्छी खासी स्कूल है तो वैकेंसीज होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 6 to 8 में सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में साइंस एंड मैथ्स जो है, साइंस और मैथ्स, इसकी वैकेंसीज जो आप सॉर्ट आउट करेंगे तो वो बहुत गौर से करना है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इस बारे में उसने जो है मसला लाया है, यानी कि जो बंदा बॉटनी या जूलॉजी प्लस मैथ्स है उसको साइंस मैथ्स के दिखेंगे, और जो ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स है उसको सिर्फ मैथ्स के दिखेंगे, और साइंस प्लस मैथ्स के सब्जेक्ट है उसको दोनों भी दिखेंगे, ऐसा उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया जा रहा है। अब इसके बाद में जो 1st to 5th है, 1st to 5th वाले कोई भी मीडियम की मेरे ये वीडियो देख रहे होंगे, सेम हिंदी मीडियम वालों को भी यही करना है जो मैंने बताया, इंग्लिश मीडियम वालों को भी वही करना है। सबसे पहले है एडवर्टाइजमेंट का एनालिसिस कि मेरे मीडियम की, मेरे कास्ट और सबकास्ट की कितनी वैकेंसीज आई है। अब 1st to 5th वाले आप गौर करो, यहाँ तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। अगर तुम ये टेंशन में होंगे कि हमको 6 से 8 मिलना चाहिए था लेकिन हमारा बीएससी नहीं है, मिसाल के तौर पर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया और तुम्हारा अभी बीएससी चल रहा होगा, बीएससी अगर किसी का चल रहा है, 2 साल हो गए, अब ये फाइनल ईयर के एग्जाम दे रहे वगैरह वगैरह, या आगे 1-2 साल में हो जाएगा, तो 1st to 5th पे आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद में आपका जैसा शिक्षण सेवक काल, साइंस स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली बीएससी वाले, जैसा आपका 3 साल का शिक्षण सेवक काल खत्म होगा, उसके बाद में जो है सबसे मेन चीज़ है आपको बेनिफिट इस बीएससी का, अगर आपका उस दौरान में हो गया शिक्षण सेवक काल खत्म होते होते, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आपको, 6 to 8 पर प्रमोशन मिल जाएगा, और वो भी बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कूलों में साइंस के जो डिग्री होल्डर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ चुकी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1st to 5th वाले ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बीएससी नहीं है, नहीं तो हम 6 से 8 ले सकते, आपको बहुत ईजिली 6 से 8 पर प्रमोशन बीएससी कंप्लीट होते से ही मिल जाएगा। और नियर अबाउट जो है ये जब प्रमोशन मिलता है तो इसका स्केल जो जाता है वो हाई स्कूल के जो है टीचर इतना जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1st to 5th वाले बीएससी नहीं भी है तो अभी एडमिशन ओपन यूनिवर्सिटी से कर लो, और जैसा वहाँ पर 3 साल खत्म हुए वैसी डिग्री सबमिट करो और प्रमोशन ले लो। ये बेनिफिट्स है इसके। आप ये पूरे वीडियो से हमको क्या सीख मिलती, क्या सबक मिलता है, आखिरी में बस 2 मिनट के अंदर मैं बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज हमको जो है पूरे एडवर्टाइजमेंट का क्या करना है, एनालिसिस करना है, पूरे पीडीएफ छान लेना है और पूरे कागज पर सॉर्ट आउट करना है सिर्फ अपने कास्ट और सबकास्ट की वैकेंसीज को, और बाद में लॉगिन पर आने के बाद में उस जिले को देखना है और इसको देखना है। सबसे नजदीक का, सबसे पहले तो मेरा जिला, उसके बाद मेरे नजदीक का जिला, यहां पर भी नहीं दिखी तो उसके पास का जिला, ऐसा करते 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 पूरे जिलों। प्रेफर क्या करना है, जिला परिषद से शुरू करो तो बेस्ट है। जिला परिषद मेरी नज़र में, ये मेरा नज़रिया है, मैं किसी को ऐसा नहीं बोल सकता। नगर पालिका अगर शहर में रहना है, महानगर पालिका अगर शहर में रहना है लाइफ टाइम, तो ये क्योंकि बहुत से शहरी लोग ऐसे होते हैं जिनको देहातों में रहने का और वैसे जॉब करने का थोड़ा जो है उनका इरादा नहीं होता है, तो उनके लिए नगर पालिका महानगर पालिका से भी शुरुआत करना बेस्ट है। जो मैंने शुरुआत में बोला, अगरचे आप 1st to 12 के लिए एलिजिबल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बड़े कॉलेज पर बड़े इस पर लेक्चरर बनकर जाएंगे, जबकि आप डीएड भी है और 1st to 5, 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल है, लेकिन 9 to 12 प्रेफर करेंगे तो सब्जेक्ट के हिसाब से, और आपकी उसमें कमांड होना बहुत जरूरी है, कमांड अच्छे मार्क के साथ में आपकी कमांड 9 to 12 पर साइंस में हो, इंग्लिश में हो, भाषा में हो या फिर सोशल साइंस में हो, तो आप 9 to 12 से उल्टा प्रेफर कर सकते हैं, जैसे कि 11 12 पहले डाले, उसके बाद में 9 10 फिर 6 to 8 फिर 1 to 5। अब होगा क्या, जब आप प्रेफरेंसेस डालेंगे, जैसा मैंने बोला कि चेक बॉक्स में आप जैसा करते हैं तो वो पहला प्रेफर हो जाता है कि भाई मुझे पहले नंबर पर ये जिला परिषद चाहिए, दूसरे नंबर पर ये जिला परिषद, तीसरे पर कोई और, चौथे पर कोई और, उसके बाद नगर पालिका, फिर महानगर पालिका, मुझे ये तरीके से मुझे चाहिए मेरे मार्क के हिसाब से, तो वो फाइनल हो जाता है सबमिट करने के बाद में। अब इसमें से क्या होता है, जो 9 to 12 वाला, मिसाल के तौर पर आप 1st to 8 के लिए एलिजिबल है लेकिन 6 to 8 में आपका नहीं हुआ, 6 to 8 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो 1 to 5 पर देता है आपको अगर आप एलिजिबल है तो। सेम यही प्रोसेस जो 1 से 12 के लिए जो एलिजिबल रहते हैं उनका ये फायदा होता है। 9 से उनका 11 से 12 पर नहीं हुआ तो उनको 9 से 12 पर 10 पर रोल आउट करता है, या भी नहीं हुआ तो 6 से 8 पर रोल आउट करता है, और फिर या भी नहीं हुआ तो 1 से, और ये चारों के स्टेप में कहीं ना कहीं हो जाता है। अब आखिरी बात, कन्वर्टेड टू ओपन राउंड के लिए इतना ज्यादा परेशानी वाले तुम जो है अपने अंदर परेशानियां क्रिएट कर दे रहे। कन्वर्टेड टू ओपन राउंड में अगर आपको यहाँ प्रेफरेंसेस आए और आपने वो लॉक नहीं करे तो आपको कन्वर्टेड टू ओपन में चांस नहीं रहता। अब यहाँ आए ही नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल, तो ऐसा हो नहीं सकता कि भाई पूरे जिलों में से आपको आएंगे नहीं, 1 2 तो आएंगे, ठीक है। तो कन्वर्टेड टू ओपन राउंड के लिए एलिजिबल आप कब रहेंगे, जब यहाँ पर आप लॉक करेंगे। अगर आपका आया और आपने लॉक नहीं करे तो आप आउट ऑफ भर्ती हो जाएंगे, ये बात याद रखना।
उसके अलावा जो सैलरी के बारे में, फिक्स सैलरी के बारे में सवाल था, मैंने हज़ारों लाखों बार बोला कि ये गवर्नमेंट की भर्ती है, गवर्नमेंट के जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की भर्ती है ये, तो यहाँ सैलरी के बारे में बार बार पूछो मत, एज पर गवर्नमेंट रूल आपको सैलरी होती है। खासगी संस्था के बारे में अगर मराठी मीडियम वाले कंफ्यूजन है तो आप सिर्फ विदाउट इंटरव्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, विद इंटरव्यू को आप आउट कर सकते हैं। उर्दू मीडियम वाले को भी इंग्लिश जिनका सब्जेक्ट रहता है 1st to 12 के ऑप्शन आते हैं, अगर वो एलिजिबल रहे। अगर आपको वहाँ इंटरेस्ट नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, नहीं भी लॉक कर सकते हैं उसको, छोड़ देने का। और अगर इंटरेस्ट है तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि स्केल बड़ा होता है, पेमेंट बड़ा होता है और लाइफ में बहुत आगे चले जाता है इंसान। आजकल तो 16,000 प्राइमरी को है, 18 हाई को है और 20 जो है जूनियर कॉलेज को शिक्षण सेवक काल में पेमेंट है, यानी अच्छी खासी है, अच्छा खासा गुजर बसर हो सकता है बड़े से बड़े महंगी सिटी में। ठीक है, उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं कि जो लेवल रहता है वो क्या रहता। तो ये वीडियो जो है डिटेल्स में इसलिए बनाया मैंने क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। पूरी डिटेल्स आपको देखना है, वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना है। और ये कंटेंट मेरा कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और जो सिस्टम मैंने बताया हो, जिस तरीके से आपको प्रेफर करना है कि भाई मुझे ये होना तो मुझे वही होना, आप बाद में जो है आगे पीछे सबमिट करे बाद नहीं कर सकते। ये एक बार जब फाइनल सबमिशन हो जाता मतलब तो उसका मतलब है तुमने वो लॉक कर दिए, फाइनल लॉक जिसको हम बोलते हैं केबीसी में जिस तरीके से बोलते हैं हम फाइनल लॉक, तो वो लॉक है वो। उसके बाद फिर चांस नहीं रहता, फिर तुम बोलेंगे एडिट करने दो, ये करने दो, ये चीज़ें नहीं रहती। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ। इसके बाद और भी वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।